अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। आज के प्रोग्राम में कुछ सियासी और अदालती मामलात पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंतज़ामी मसला। लाहौर में सावन अपने उरूज पे है, बरखा बरसी है और फिर पानी पानी हो गया लाहौर। निज़ामी साहब, शहबाज शरीफ साहब का ये मुबैना पेरिस और आज बुज़दार साहब को हमने देखा, वो ख़ुद गाड़ी चलाकर निकले, गोडे गोडे पानी था। क्या ही खूब होता कि ख़वातीन वहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के बजाय इंतज़ामिया के कान खींच लेते थोड़ा अर्सा पहले। ये देखें, सबसे पहले तो इसमें आपने जो बात की ना, वो ही एक बुनियादी मसला है कि पहले तो इस मामले में बड़ी कमज़ोर थी जो हमारे यहाँ जो प्रोडिक्शंस थी, लेकिन अब जब से सेटेलाइट टेक्नोलॉजी आई है, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि किस दिन बारिश होनी है, कितनी होनी है। तो ये कोई ऐसी आफत नहीं जो एकदम आई है। और ये कहा गया था कि इस दफ़ा जो मानसून है ये मामूल से बहुत ज़्यादा होगा, और आज जो बारिश हुई है और रात गए जो होती रही है, ये एक प्रेडिक्टेड थी। अच्छा तो लगता है वहाँ ठंडी हवा, लेकिन जो लाहौर के एलीट इलाके हैं, मसलन DHA, कैवलरी ग्राउंड, गुलबर्ग, जेल रोड, इनका हाल इतना बुरा था, और अंदरून शहर तो उससे भी बड़ा बुरा हाल था। इसका हाल ये नहीं है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब रबर के बूट पहन के निकल जाते होते थे। लाहौर के पेरिस वाली आपने बात कही, अब यहाँ बुज़दार साहब अपनी मोटर लेके निकल गए, ख़वातीन को रेस्क्यू भी किया उन्होंने। बड़ी अच्छी बात है, हमें ये तो पता लगा कि मोटर ड्राइव कर लेते हैं वो, लेकिन जिसका काम उसे साझे। शहबाज शरीफ साहब से भी ये शिकायत रहती थी कि जो काम DC के और मेयर के करने के हैं वो ख़ुद करते हैं, और बुज़दार साहब भी जो हैं वो, उन्हें चाहिए था कि सब बारे में कोई बुनियादी फ़ैसले करते हैं, कोई 4-5 लोगों को मुअत्तल करते हैं कि ये कैसे हुआ है, पंप कहाँ गए, बाकी कहाँ गया। फिर बाकी जो ग्रेटर लाहौर की जो निकासी आब का प्रोग्राम है, ये वासा वगैरह और ये और वो, ये सारा कुछ जो है, इसमें इतनी ज़्यादा करप्शन, नालायकी और नाअहली है कि लाहौर पेरिस तो क्या बनना था। मेरा ख्याल है कि लाहौर ही है जो पहले होता था। जी निज़ामी साहब, ये मुबैना पेरिस कहा था शहबाज शरीफ साहब का। और दूसरा ये है, एक तासुर ये भी है कि पिछली कई दिहाइयों से शरीफ फैमिली नहीं, अभी ये बारिश जो है पूरी नहीं हुई, इस और भी होगी, और अभी रुकी भी नहीं है। रात घर भर बारिश कहते हैं कि होगी हल्की, लेकिन होगी। तो हमें इतने साल में हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, मैं वो आपकी बात समझ रहा हूँ जी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर जो है वो एलीट इलाकों को जगमग करने के लिए, जहाँ एलीट लोग रहते हैं, जिसमें शायद मैं और आप भी शामिल हों किसी हद तक। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पे भी यही हाल था। नहीं निज़ामी साहब, सवाल ये है कि बुज़दार साहब ठीक है, वो निकले हैं, इसको जो भी कहा जाए, अभी 11 महीने हुए। जो दिहाइयों से जो लोग इस शहर पे इक़्तिदार में रहे, काबिज़ रहे, और हर बरसात में ये मसला होता है, और फिर लाहौर से ही वही लोग मुंतखब होके आते हैं। आखिर इस मसले को संजीदा क्यों नहीं लिया जाता? वजूहात तो आपने बताई कि करप्शन है, नाअहली है, कोई और रीज़न भी है? क्या ये सियासत का भी एक बहाना है? इसकी देखें ना, एक तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रीज़न है कि हर जगह जिससे मैस अर्बनाइजेशन हुई है, ज़ोर जो है वो प्लॉटों पे और मकान बनाने पे है, और वो सियासतदानों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें होते हैं। जो एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कोई सफाई नहीं हो पाती, और वो अक्सर क्लॉग्ड रहता है। ये लाहौर का ही मसला नहीं है, कराची में तो मैंने देखा है कई दफ़ा जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए जी तो सड़कें जो हैं बिल्कुल नदियाँ बन जाती हैं। जी। तो ये हुक्मरानी का भी मसला है, हमारी प्रायोरिटीज़ का भी मसला है, और फिर हम जब ये पानी उतरेगा तो हम भूल जाएंगे कि यार ये क्या कुछ हो रहा है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको कि सिग्नल फ्री जोन बने। ये DHA में भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई इशारे के बगैर आप फर करते हुए लाखों रुपए की मोटर में जा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से।
लेकिन जब ये सिग्नल फ्री जोन नहीं बने थे जी जी सड़कों पे, तब भी ऐसा पानी खड़ा होता था, बिल्कुल अब ठीक। भी वैसे ही पानी खड़ा हो रहा है। निज़ामी साहब ये अब इंतज़ामी आप, मसला है। इन मुल्कों में चले जाएं जो जी 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 ये मगरबी ममालिक में आप चले जाएं तो हमें शौक़ तो है, हम उनकी तकलीद करते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें जितनी लंदन में बारिश होती है या अमेरिका में और बाकी जगहों पे, वहाँ आपको सड़कों पे कोई पटल नज़र नहीं आता। यहाँ तो मकानों से निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब, ये लाहौर का जिक्र तो हमने किया, आपने कराची की बात भी की। कराची तो खैर बहुत कम बारिश हो तब भी बात हो जाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब का मुबैना पेरिस जो था उसके हालात हैं, लेकिन अभी बुज़दार साहब इसकी कमांड कर रहे हैं। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। सियासी मामलात पे हम बात करेंगे, लेकिन ये लाहौर फिर से पानी हो गया। बुज़दार साहब की गाड़ी भी गोडे गोडे पानी में डूबी रही। इंतज़ामी नाअहली बड़ी हद तक नज़र आई है। ये गवर्नेंस पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, निज़ामी साहब की मैं गुफ्तगू सुन रही थी। देखिए ये बिल्कुल वो बिजा फरमा रहे थे कि एक कंसिस्टेंट, कंटिन्यूड और परसिस्टेंट अप्रोच जो है वो चाहिए, और उसके साथ साथ एक लीडरशिप की कमिटमेंट जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रायोरिटीज़ को किस तरह सेट करें। लाहौर का अगर आप बजट निकाल के देख लें तो गुज़श्ता 10 सालों से जो हुकूमत PMLN की थी, पूरे पंजाब के जो तरक्याती स्कीमों के फ़ंड थे वो लाहौर पे खर्च हुए। यहाँ तक कि आपका जो साउथ पंजाब था वो तमाम वो बुनियादी सहूलतों से महरूम रहा जो उनका हक था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आज की एक जलथल जो है आई ओपनर है कि वो तमाम वासा के प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और मेरा ख्याल है कि उनको अब ये समझ आ जानी चाहिए कि उनकी नाक के नीचे जो मिसमैनेजमेंट होती रही, साबका द्वार में जो एक लेगेसी चलती रही, वासा उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट अदारा है, और वासा के अंदर सबसे पहले उनको प्रोब करने की ज़रूरत है। आपकी पब्लिक हेल्थ के अंदर देखने की ज़रूरत है। आपको जो ओवरऑल लाहौर का ड्रेनेज सिस्टम है इसको एवेलुएट करने की ज़रूरत है, और ये साथ साथ इन महकमों का ऑडिट होने की ज़रूरत है कि कौम के खरबों रुपए जो पानी की तरह बहाए गए, आज ये यहाँ पानी नहीं बह रहा इन सड़कों पे, यहाँ कौम के टैक्स पेयर का पैसा बह रहा है, क्योंकि ये लुटाया गया इन मनसूबों पे। और आज वो बेबसी की तस्वीर बने। लाहौर के रहने वाले जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि वो पेरिस जिसके हमें ख्वाब दिखाए गए, क्या वो तालाब में तब्दील हो गया, जोहड़ बनने जा रहा है, या अल्टीमेटली इसको बेहतरी की तरफ जाना है। तो वो कैसे होगा कि अब ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान रखा गया है इसमें वज़ीर आला पंजाब जो है अपनी तरजीहात रीडिफाइन करें कि ये इस किस्म का एक शहर का वाक़या है, तो हर बड़े शहर के अंदर यही हालात हैं। हर बड़े शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है चोक हो चुका है। हर बड़े शहर की जो आपकी वाटर सप्लाई है वो नॉन ऑपरेशनल है, नॉन फंक्शनल है, और अल्टीमेटली जो बुनियादी ज़रूरतें लोगों की थी वो छीन जी जी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और बड़े बड़े पुल और वो मजाक उड़ा रहे हैं, मुंह चुड़ा रही हैं वो स्कीमें आज उस बेबसी के आगे। तो ये देख लें कि यहाँ क्या होता रहा और किस तरह का तख्ते लाहौर के आज कैदी बने हुए हैं लाहौरिये। ठीक है डॉक्टर साहिबा कि वो क्या करते रहे, और ये लीडरशिप उनको कमाल बना के अपने मुफाद की ज़ाद में क्या करती रही। मोहतरमा ये बताएं कि अब पेरिस से लंदन चलते हैं। लंदन में वो उनके शहबाज शरीफ साहब के वकील सलमान भट्ट साहब पहुँच गए हुए हैं, और वो वहाँ बड़ी तैयारी हो रही है डेली मेल को सू करने की। शायद और भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं
जिसमें शहाद अकबर साहब भी शामिल हैं। पता नहीं आप भी उनमें खुशकिस्मतों में हैं या नहीं हैं। तो ये वाकई आपका ख्याल है कि ये सू कर रहे हैं या कोई ऐसी ये ब्लाफी है? बात ये है निज़ामी साहब कि हमारी ये अव्वलीन ख्वाहिश है और दुआ कर रहे हैं कि ये सू करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ जब इन अदालतों में ये बेनकाब होते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, इनकी चोरियाँ मंजर आम पे आती हैं, तो ये मैच फिक्स कर लेते हैं मीडिया के कुछ सेक्शंस के साथ और ये तासर देते हैं कि हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, ये हुकूमत की इमा पे हो रहा है, ये वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात पे मबनी ये इत्तेसाब नहीं, ये इंतकाम हो रहा है। तो ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पे अदालतें या उनका कोर्ट सिस्टम है, वहाँ पे किसी के पास ये गुंजाइश नहीं होती कि वो मिसलीड करे, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट जाके उस अदालत के अंदर कोई स्टेटमेंट दे और परजरी करे या डॉक्यूमेंट के अंदर को फौजरी करे। तो ये तमाम जो हकायक पे मबनी इस वक्त चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं जो मेरे एसेट रिकवरी यूनिट को हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट को शहजाद अकबर साहब, उनके साथ भी बैठ के बड़ी तफसील से हमने बात की है कि भाई ये जिस अंदाज से चोरी और फिर सीना जोरी, सीना तान के वो कह रहे हैं कि हम चोर मचाए शोर वाला जो फार्मूला है वो हम पे लागू होता है और हमसे शुरू होता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब जहाँ कहीं भी वो आपको चैलेंज करते हैं, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा हो, क्योंकि हमें पता है कि ये इसके पस पर्दा जो हकायक है वो बहुत ज़्यादा हौलनाक है और अलमनाक भी हैं। अलमनाक इसलिए है कि कौम ये तवक्को नहीं करती कि बैनुल-अक़वामी सतह पे इसके फेस को कोई इस तरह से जंग आलूद करे। ठीक, निज़ामी साहब आपकी बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है, वो वकील भी अब पहुंच चुके हैं। आपका वकील कौन है इसमें? किसी को वकील नामजद किया आपने? देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, ये जाए ज़रूर, लेकिन हुकूमत अपने मौक़िफ़ का दफा करेगी। ठीक है निज़ामी साहब, आपकी तरफ में आऊँगा। आपसे मैं एक जानना चाह रहा हूँ, अभी मोहतरमा ने कहा कि मीडिया के कुछ लोगों के साथ मिल के शरीफ फैमिली मैच फिक्स कर लेती है। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए, मीडिया ने तो फैसला नहीं करना होता, फैसले तो इदारों ने करने होते हैं। अब ये बयानिया आपकी नज़र में इसका मकसद क्या हो सकता है? नहीं, उनकी मुराद है कि देखें ना, बाज़ मीडिया तो उनके फेवरेट है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। ये तो आप इसको इनकार नहीं कर सकते। उन्हीं को सारी सहूलियात भी मिलती रही, उन्हीं को एक्सेस होता है, हमें तो पूछता ही कोई नहीं है जो इंडिपेंडेंट मीडिया के लोग होते हैं। तो ये बात इनकी असूली तौर पे दुरुस्त है। लेकिन मोहतरमा इसमें कुछ सवालात हैं जो मेरे जहन में पैदा होते हैं एज एन आउटसाइडर, कि एक तो ये ज़लज़ला 2005 में आया था, इनकी हुकूमत नहीं थी। मेरा ख्याल है कि आपने ये सारे पहलू कवर किए होंगे। पहली बात निज़ामी साहब जो डिफिड की है, डिफिड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान का सपोर्टिव एलिमेंट रहा और गवर्नमेंट ऑफ यूके ने हमेशा मुख्तलिफ औकात में जब भी पाकिस्तान पे कोई आफत आई, मुसीबत आई, मुश्किल आई, तो इस महकमे के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की। हम उनकी काविशों को, उनकी खिदमात को रिकगनाइज़ भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आप ये एक तस्हीह कर लें कि ज़लज़ला बेशक उसमें 2004-05 में आया, लेकिन अल्टीमेटली जो उसकी फंडिंग है वो 2005 से लेके 2014 तक आती रही, और उस फंडिंग के अंदर प्रोविंशियल जो कंपोनेंट था वो भी सेपरेटली रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन स्कूल्स के लिए वो पैसे आते रहे। जिस केस का जिक्र हो रहा है उस केस में डिफेंड ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि वो जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद है। उन्हें अपनी वजाहत दी है कि डिफेंड की इमदाद जो है वो बाकायदा ऑडिट होती है, लेकिन डिफेंड जिस ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान के जिस अदारे को इमदाद देता है, जिसके ज़रिए फिर वो चैनलाइज हुई, उसका नाम
ईरा है। तो जब अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन आपका जो स्ट्रक्चर है ईरा के नाम से अथॉरिटी है, अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी जो है उसके अंदर एक 18वें ग्रेड का शख्स है जिसका नाम इकराम नवीद है। इकराम नवीद क्या करता है कि वो डायरेक्टली अली इमरान जो इनके दामाद हैं उनके अकाउंट में, वो आपने कल देखा होगा वो जो ट्रांजैक्शंस हुई, अब ये कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ कहाँ से आ गया, जो आपने भी कहा। आपको पता है कि एक ऑडिट एंड अकाउंट का ऑफिसर जो ईरा के अंदर 18वें ग्रेड का ऑफिसर था, जिसकी मिली भगत से वो अकाउंट में अली इमरान के पैसे जाते हैं, अली इमरान उसको रिवार्ड के तौर पे 18वें ग्रेड के ऑफिसर को पंजाब पावर कंपनी जो है वहाँ ले जाता है डेपुटेशन पे। शहबाज शरीफ साहब मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, एब्यूज़ ऑफ पावर करते हुए 18वें ग्रेड के बंदे को 20वें ग्रेड की डेपुटेशन पे नौकरी देते हैं पंजाब में। वो उस नौकरी पे जाते ही सबसे पहले अली इमरान का जो इनकम्प्लीट प्लाजा है उसके साथ एग्रीमेंट करता है और उसको 1 साल का चेक रिलीज करता है, जो कि उस पावर कंपनी के अकाउंट से डायरेक्टली जो है वो चेक उनके अकाउंट में जाता है। और शहबाज शरीफ साहब कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, नंबर 1 कि उन्होंने इनकैपेबल बंदे को अपने दामाद के कहने पे अगेंस्ट द मेरिट जो है वहाँ पे लगाया उस पंजाब पावर कंपनी के अंदर। फिर जब एंट्री करप्शन के हवाले से उस पर तहकीकात होती हैं तो जिस शख्स ने वहाँ उसको चेक दिया उसको 2 साल वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छुपा देते हैं। वो रांझा साहब जो डीजी एंटी करप्शन है, नैब उनसे पूछती है कि हमें इसकी डिटेल दें, वो नहीं देते और अल्टीमेटली वो अपने उस शख्स को उसको एंटी करप्शन के हवाले करते हैं जिसके अकाउंट में चेक आता है। उसका अकाउंट जिसका यूज होता है वो सारे पैसे लेने में वो उनका दामाद होता है और उस दामाद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यही वो डायलेमा है और यही वो नेक्सिस है जो गठजोड़ और मिली भगत को साबित करता है कि भाई एक गलत काम हुआ। अगर अली इमरान ने गलत नहीं किया था, नवीद इकराम ने उसको पैसे नहीं दिए थे, तो एंटी करप्शन में आपने क्यों भेजा था? आप उसका क्रेडिट लेते हैं। तो जिसने भेजा उसको आपने कहा एंटी करप्शन को किसको पकड़ लो, और जिसके अकाउंट में गया उसको आपने बाहर फरार करा दिया क्योंकि वो आपका दामाद था। और वो जब नैब ने उसको बुलाया तो वो बाहर भाग गया। तो ये एक गठजोड़ था जो शहबाज, ठीक है डॉक्टर साहिबा, एक ब्रेक लेना है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो काबीना का इजलास हुआ है उसके बाद कुछ पिछमतों के शाहाना खर्चों का भी जिक्र हुआ है, इससे मुतालिक भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहिबा, आज जो काबीना के इजलास के बाद आपने ब्रीफिंग दी उसमें पिछली जो हुकूमतें हैं उनके शाहाना खर्चों का जिक्र हुआ। आसिफ जरदारी साहब 316 करोड़ 42,18,227 रुपए, ये उनके दौर में सिर्फ एंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी पे खर्च हो गए। जब उनकी हुकूमत थी, आप गिलानी काबीना का हिस्सा थीं, आप नहीं समझती उस वक्त उनका साथ देने पर आपको कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए? अगर ये तब्दीली है, अगर आप चाह रही हैं कि मुल्क बेहतर हो, ये खर्चे कम किए जाएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी शख्स का जो इंडिविजुअल कंडक्ट है, लीडरशिप का जो एक विजन है और लीडरशिप की जो कमिटमेंट्स हैं और नेशनल प्रायोरिटीज़ और तरजीहात हैं, उसमें इंडिकेट करता है कि वो आवाम के लिए क्या दर्द और एहसास रखता है और मुल्क के लिए उसकी क्या सोच है। ये जो फैक्ट सामने आई हैं, यकीन माने कि आज जब कैबिनेट के सामने ये रखे गए अहदाफ और ये सारी फिगर्स, तो पूरी कैबिनेट सर पकड़ के बैठ गई मेरे समेत, क्योंकि ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं है कि इस मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे के साथ उस गरीब की हड्डियों को चूसने का इससे ज़्यादा कोई और जहरीला अंदाज हो सकता है। तो ये एक तकलीफ दे पहलू है और अफसोसनाक पहलू है। और मैं
यकीनन उसकी मजम्मत करूँगी। और जो मेरा उसमें रोल क्या रहा कि अगर मैं वो सब कुछ अच्छा होता हुआ देख के उसमें हिस्सेदार होती तो जाहिर है फिर मैं जो है कैबिनेट की मीटिंग में रोते हुए इस्तीफ़ा ना देना पड़ता। और निज़ामी साहब को पता है कि वहाँ क्या सूरत हाल थी। अलबत्ता जो चीज़ें हुई हैं, अब देखना ये है कि कौम क्या चाहती है। कौम को इन इल्ज़ामात से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात से है कि ये पैसे उनके जो हैं वो रिट्रीव हों, रिकवर हों, और जब तक ये रिकवर नहीं होते कौम जो है वो उसके सामने हम सुरखरू नहीं हो सकते। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज जिस अज़म का इजहार किया कि हमें ये कौम का जो उसके साथ जो जुल्म हुआ है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसके लिए आइंदा के लिए उसको रोकने के लिए, क्योंकि जब तक आप कोई ट्रेंड सेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनके रास्ते में कोई रुकावटें और हर्डल्स नहीं खड़ी करेंगे तो ये अमल रुकेगा नहीं। और उससे ज़्यादा तकलीफ दे एक तो है ना कि आप सदर पाकिस्तान है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो आपका कोई प्रेरोगेटिव है या इस्तेहकाक है। इससे ज़्यादा और जो अज़ियतनाक बात है कि उस वक्त भी वो खर्चे कंटिन्यू रहे जब आपके पास कोई सरकारी या हुकूमती ओहदा नहीं था, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी और जरदारी साहब के भी। तो ये हमें देखना है, उस कमीशन के पास ये सारे फैक्ट्स जा रहे हैं जिसको ये तय करना है कि वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वो तमाम अफराद जो उनकी सहूलत कारी करते रहे, वो उनके नाजायज़ और गलत कामों में किस तरह से हिस्सेदार और मावनत करते रहे। क्योंकि जो शख्स जिसका जो इस्तेहकाक नहीं है, अगर अपने इस्तेहकाक से बाहर जाके कोई बेनिफिट लेता है या कोई उसका बोझ उठाता है टैक्स पेयर के पैसे पे, तो वो भी इक्वली जिम्मेदार है। तो ये चीज़ें फाइनली जब हतमी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं तो इंशाल्लाह इसको इंक्वायरी कमीशन के सामने रखा जाएगा, जिम्मेदारों का तयन होगा और कौम के इस पैसे को रिकवर किया जाएगा। जी निज़ामी साहब। अच्छा, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप ऐसे ही माफ़ी मंगवा रहे हैं उनसे, तो वज़ीर इत्तलात थी उस वक़्त, मुझे अच्छी तरह इल्म है। असल बात तो ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसों को शीरे मादर समझ के वो इस्तेमाल करते हैं। ये रुझान जो है अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं आएगी हमारे सिस्टम में, हिस्ट्री विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। लेकिन अब मेरा मोहतरमा से जो सवाल है वो है, आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे खून में से अगर ड्रग्स तो एक तरफ नहीं, अगर सिगरेट की भी निकला है तो मैं मौरूद सज़ा वाजिब हूँ सज़ा का। तो वो तो अपने आप को कहते हैं कि ये सारे बिल्कुल ही ट्रम्प टॉप और जाली चार्जेस हैं और मैं तैयार हूँ फेस करने के लिए जेल को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह के कामों में ऐसे होता है। तो अभी ये कुछ फ़र्द जुर्म क्यों नहीं आयद की गई, कोई सॉलिड एविडेंस क्यों नहीं लाया गया आगे अभी तक? महज ये कहा गया कि जी वो राना सलाना ने उससे पूछा गया कि आपका सामान है, तो उन्होंने कहा मेरा सामान है, तो उसमें से हेरोइन और चरस निकल आई। देखिए निज़ामी साहब, राना साहब को हीरोइन पीने पे तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया कि उनके खून से जो है हीरोइन टेस्ट की जाए या नशावर चीज़ें कोई बरामद हो जाएं, इस एलिगेशन पे तो वो गिरफ्तार नहीं है। अब राना साहब अपने खून के टेस्ट क्यों देना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह पे केस में FIR में किसी ने भी ये कहा होगा कि वो किसी एडिक्शन का शिकार है। तो वो अपने लिए अपनी वजाहतें खुद क्यों दे रहे हैं? ये वजाहतें तो किसी ने नहीं मांगी उनसे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी पर्दादारी है। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि जी ये भैंसों की चोरी की तरह का मुकदमा चले। मैं आगे चलता हूँ। आज एक कैबिनेट ने इमरान खान साहब ने जो रोटी की कीमत में और नान की कीमत में इजाफा हुआ है उस पर अज़हार तशवीश किया है, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि ये फ्लोर बिल वाले भी हड़ताल पर जा रहे हैं। ये हड़तालों का ऐसा सिलसिला चल पड़ा है ऐसे मौके पे जबकि जो ट्रेडर है वो आ गई आपसे नाला है। ये जो फैसला है कि जी 14 अगस्त तक हम प्लास्टिक के लिफाफे ख़त्म कर देंगे, इससे तो और
बेचैनी फैली, क्योंकि प्लास्टिक के लिफाफों की भी एक सनत है और ये सारी स्विच ओवर के लिए वक्त देना चाहिए था। इसमें जब से ये हुकूमत आई है और एडवाइज़र को इस स्पेसिफिक असाइनमेंट पे असाइन किया गया ये ज़िम्मेदारी, उस वक्त से वो स्टेक होल्डर से मशावरत कर रहे थे, कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा था। और उस कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर जो एक पायलट प्रोजेक्ट कैपिटल से शुरू किया गया है, ये भी एक पायलट है जिसका आगाज़ इस्लामाबाद हुआ है और इसको फिर रेप्लिकेट किया जाएगा, इसकी रिपरकशंस को एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा। और जो इस्लामाबाद के अंदर शापर बनाने वाले हैं, प्लास्टिक शापर बनाने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ उन्होंने कंसल्टेशन की है, अल्टरनेटिव उनको उन्होंने एंगेजमेंट स्ट्रेटजी प्लान की है। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि हमें बहुत सारे महाज एट ए टाइम नहीं खोलने, लेकिन हुकूमत का ये अज़्म है कि हमने किसी के हाथों ब्लैकमेल भी नहीं होना। पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई मुश्किल फ़ैसला आपको करना है तो बैक फुट पे जाके नहीं करना, हमेशा आप लीडरशिप लीड करती है, लीडरशिप फॉलो नहीं करती। और इस वक्त जो ताजरान हैं उनके अंदर जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो ट्रेडर विंग्स हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो हाईजैक करना चाहते हैं इन रिफॉर्म्स एजेंडे को, वो ईंधन बनना चाहते हैं किसी सियासी जमात का, और वो ढाल बन के इस किस्म की इंस्टिगेट करके हड़तालों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज कैबिनेट में बड़ा क्लियर मैसेज दिया है जी जी कि आपने देखा कि 7% घी की सनत पे टैक्स था, जो कि घी और ऑयल की इंपोर्ट पे। तो आज चेयरमैन FBR ने कैबिनेट को बताया और मंजूरी भी ली कि वो टैक्स जो है 2% कर दिया गया। जहाँ पे अशियाए खुर्दोनोश हैं, आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको अर्जा नरखों पे दस्तयाब करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी जी। और उसमें सूबाई हुकूमतों का बड़ा कलीदी किरदार है, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर जो होता है वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट हैं, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस सिस्टम है। तो आज वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरीज डिफरेंट सूबों के उनको ये हदायत जारी की हैं कि ज़हीरा अंदोज, मसनूई अशिया का बहरान पैदा करने वाले अनासर जी जी और ऐसे ट्रेडर्स जो हुकूमत के असाब से खेलना चाहते हैं, उनकी निशानदेही करें। और हम दूसरी तरफ वो ताजर जो हुकूमत के साथ बैठ के नेगोशिएशन से अल्टरनेटिव रोड मैप पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं रुकना। जी जी। हाँ, उनको पैरेलल अल्टरनेटिव क्या फैसिलिटीज हम दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपका नुक्ते नजर पहुंच गया। ब्लैकमेलिंग में आए बगैर। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और अपना दे रही थी। निज़ामी साहब, डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये जो हड़तालें हुई हैं इसमें एक सियासी एलिमेंट है, सियासी पहलू है, होगा सियासी पहलू भी। लेकिन आज जो गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी दी है और उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ी, कुव्वत ख़रीद कम हुई और 6 महीने तक ये महंगाई मज़ीद भी इंडिकेटर उन्होंने दिया कि ये बढ़ सकती है। ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की इस वक्त पॉलिसीज़ ठीक हैं इनसे निमटने के लिए? देखिए ना, मोहतरमा ने एक फ़िक्रा बोला है कि हुकूमत ये फ्रंट फुट पे खेलती है। इमरान खान साहब क्योंकि क्रिकेटर हैं, वो वाकई फ्रंट फुट पे खेलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फ्रंट फुट पे खेलते हुए जो टीम है वो 50 ओवर मुकम्मल करने से पहले ही आउट हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का तल्लक है, ये देखें, जो गवर्नर स्टेट बैंक ने असूली तौर पे तो बिल्कुल ठीक बात कही है। जो आपका पॉलिसी रेट है जो बढ़ते बढ़ते 6 से अब आज 12.5 पे पहुँच गया, 13.25, ये रिफ्लेक्ट करता है जो आपकी इन्फ्लेशन है उसको, है जी। हाँ, 12.2 वो आपकी इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जो आपके मुल्क में अफरात ज़र होगी, वो दूसरे ममालिक कहते हैं कि आप हमें क्यों एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब दो चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह ना जनाब, कि एक एक्सचेंज रेट फ्री होगा, एक पॉलिसी रेट फ्री होगा। और स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं
वो ख़ुद क्योंकि IMF से आए हुए हैं तो उनको पता कि क्या कर रहे हैं। अगरचे ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अगरचे उनकी तीसरी बात भी बड़ी अहम है IMF की कि जी स्टेट बैंक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस वॉचडॉग होगा मॉनेटरी पॉलिसी का। इसका मतलब ये हुआ कि आया वो प्राइम मिनिस्टर के भी से भी आज़ाद हैं और हुकूमत की पॉलिसी से भी आज़ाद हैं। जी जी। अगर ऐसा है तो फिर तो मामलात पता नहीं कहाँ जाकर रुकेंगे। निज़ामी साहब, आपने कहा कि एक्सचेंज रेट फ्री होगा, पॉलिसी रेट फ्री होगा, तो फिर इसका मतलब ये लिया जाए कि मौजूदा जो हालात हैं कमज़ोर मईशत में महंगाई भी फ्री हो जाएगी? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, असल मसला ये है कि चाहे महंगाई हो, चाहे पॉलिसी रेट हो, ये बाकी चीज़ें हों, ये उस वक्त तक नहीं ठीक हो सकती जबकि आपकी इंजन ऑफ ग्रोथ जो है दोबारा ना चले। जी। एक दूसरी बात यह है कि जहाँ आवा का आवा ये बिगड़ा हो, जहाँ पे बड़े बड़े बाज़ार जो हैं, अब बताइए लिबर्टी मार्केट कितना टैक्स देता है। हड़ताल हो गई थी वहाँ जब एक FBR के चेयरमैन आया था मोइन खान, उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने हड़ताल कर दी और उन्होंने जब टैक्स देने गया उसको पिटाई की। सवाल ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लॉबी टैक्स देती है, कोई किसी की ज़रूरत है कि मांगे उनसे? ऐसे ही नॉमिनल सा टैक्स है। सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में यूरोप के मुल्कों और अमेरिका की तरह और डेवलप्ड इकॉनमीज़ की तरह सब लोग अच्छे बच्चे बन जाएं। 5,555 या कितने बिलियन का टारगेट आपने रखा है टैक्स का, वो भी पूरा हो जाए। टैक्स टू GDP रेशियो जो 8-9 से दुगना हो जाए। वो भाई ये उन्हें नहीं लगा ये ठीक है, ये वाशिंगटन से आया जो बाबू हैं, ये कह सकते हैं हमारी हुकूमत की नीयत भी ठीक है, लेकिन इस मुल्क में जिसमें बैक इकॉनमी जो है जी जी, वो उसकी बैकबोन रही हो साल से, अनअकाउंटेबल इकॉनमी जो है बैकबोन रही हो, वो ओवरनाइट ठीक हो जाएगी। ठीक है। निज़ामी साहब, आप कह रहे हैं कि ये इकॉनमी 2 + 2 = 4 नहीं है, ये जुगाड़ सिस्टम चलेगा। यहाँ पे कोई जुगाड़ करना होगा कि अवाम पे प्रेशर भी ना जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, मामलात भी कागजी हो जाएं। हाँ, लेकिन बात यह है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इन पॉलिसी से डिसएग्री नहीं करता। वी हैव टू स्टार्ट समथिंग। पहले तो आगाज़ ही नहीं ना हुआ, लेकिन आगाज़ ऐसा हो जो काबिल कबूल हो। अब ये तो नहीं कि मार्केटें बंद हो, सब लोग हड़ताल पे हों, मुल्क में नफसा नफसी का आलम हो, और अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी इंजन इन सारी चीज़ों के बावजूद, तो आप कोई टारगेट मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आप IMF के बाद दोबारा जाना पड़ेगा कि जी आपको मिनी बजट डालना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, एक और अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। कल फैसला आएगा कुलभूषण यादव जो केस है उसको लेकर। भारत आलमी अदालत इंसाफ में इस मामले को लेकर गया था। हर पहलू को अगर देखा जाए, दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर होगा और इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सिफारतकारी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका किरदार कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखें जी, इसमें मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैं 2016 में जब इनकी गिरफ़्तारी हुई है तो मैं गया बलूचिस्तान कुछ और जर्नलिस्टों के साथ। तो जिस अफसर ने, जो ISA के अफसर ने इनको गिरफ़्तार किया था रंगे हाथों, उनसे मुलाकात भी हुई। ये ग़ालिबन मार्च 2016 में 3 मार्च को गिरफ़्तार हुए थे। वो कहते हैं कि जी ये बलूचिस्तान से नहीं हुए थे, ईरान से हुए थे, लेकिन हुए बलूचिस्तान से। ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस कू था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बहुत बड़ा कू था। ये एक अमेरिका में एक फ़िल्म बनी थी जो आपको याद है कि एक पाकिस्तान से पायलट उड़ा था, गैरी पावर्स जी। वो जासूसी तैयारा था जो पेशावर से उड़ा था, बड़ा बेर से, और उसको रूस ने गिरा लिया था जी। अब रूस का एक जासूस अमेरिका के पास था। बिल आखिर एक फ़िल्म बनी को ब्रिज समथिंग उसका नाम था, मुझे अभी पिछले साल आई थी वो जी। वो तबादला हुआ उनका कैदियों का। यहाँ भी मुझे लगता है कि कुलभूषण यादव के जो कल वाले केस में जो ये तो नहीं होगा कि उसकी सज़ाए मौत बरकरार रखी जाएगी, ये तो उनका मैंडेट नहीं है। वो शायद ये कहें कि ट्रायल करें दोबारा,
शायद वो कहें कि जी इसको कौंसलर एक्सेस दे दें, जो यकीनन मेरा ख्याल से वो कहेंगे। और शायद जो मुझे लग रहा है बात, एक और बात भी देखें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बर्फ़ पिघल रही है, नज़र आ रही है। मसलन ये है कि जो फ़्लाइट्स पे जो फरवरी से रिस्ट्रिक्शन चली आती है ओवर फ्लाइंग से, जिससे $1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है भारतीय एयरलाइंस का भी और गैर मुल्की एयरलाइंस जी का जी भी। एयर इंडिया तो तकरीबन कलाश हो गई है, ठीक। वो ख़त्म हो गई है कल से या आज से गालबन। निज़ामी साहब वो खत्म हो गई है। एक मतलब ब्रेक कोई लेते हैं, बर्फ ब्रेक के पिघल बाद रही जब है, वापस इससे आए कुछ मजीद मामलात पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मामला जज अरशद मलिक साहब को लेके उसकी समाअत भी हुई है और फिर अटॉर्नी जनरल से तजावीज़ भी मांग ली हैं अदालत ने। बज़ाहिर लग क्या रहा है, इसमें बहुत से जो कवानीन हैं, प्राइवेसी लॉ भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी और दीगर भी डिस्कस हो रहे हैं। क्या ये केस अब तवील होगा? यार इससे पहले मैं जो बात कर रहा था वो मुकम्मल तो कर लूँ ना मैं। जी 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 मैं आपको बता रहा था कि ये भारत के और पाकिस्तान के बर्फ़ पिघल रही है कुछ तल्लुकात में, अगरचे अभी शुरुआत है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मेरा ख़्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान एक इमरान खान साहब तो कह चुके हुए ना कि मैं नरेंद्र मोदी के दौर में भारत और पाकिस्तान के बेहतर तल्लुकात देख रहा हूँ। फिर वो जा रहे हैं अभी वहाँ अमेरिका ने भाई कहना है कि भाई साहब आप अफ़गानिस्तान में तो बहुत शुक्रिया आपका, ज़रा भारत से भी जो हमारा मुरब्बी है उससे ज़रा जप्पी डालें। इस तनाज़र में मेरा ख़्याल है कि एक कुलभूषण यादव वाला केस में इसका मामला लटकता रहेगा और अल्टीमेटली शायद हो सकता है कि इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ सलूशन ही निकले। अच्छा, अब रहा ये जो आज वाले जज अरशद मलिक का केस, तो इसमें जजेस ने आज बड़े मानी खेज़ किस्म की बातें कही हैं कि भाई इसमें जुडिशरी क्वेश्चन में आती है नहीं आती। कमीशन का मुतालबा हुआ, उन्होंने कहा कमीशन का फ़ायदा क्या है, कमीशन की कोई सिफारिशात बाइंडिंग होती हैं। और पाकिस्तान में तो आपने देखा ही है कि जो कमीशंस हैं तो ऐसे ही बनते हैं। आपने देखा होगा कि मुल्क 2 लाख हो गया, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट ही शायद हुई, बाद में इंडिया में लीक हुई तो हमें पता लगा यहाँ भी फिर आ गई सामने। फिर आप देखें एबटाबाद कमीशन और कई मामलात में कमीशन जो है वो, ये जो अभी जो मॉडल टाउन वाला वाक़या है उसकी कमीशन। तो ये कमीशन इसलिए मेरा ख़्याल से अदालत जो है वो हेजिटेंट थी और अभी जो फ्री कैन है उनको तो सुना ही नहीं गया। जी जी यकीनन इसमें जो एक बुनियादी रोल है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ का है कि आया वो जो इतना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकती है या नहीं। जी, कि मतलब है कि अब जो ऑडियो और वीडियो की साबित है, ये तो उन्होंने साबित कर दिया यहाँ तक कि जज जो है वो कोई साउंड कैरेक्टर के साथ नहीं है। मॉरली तो उनकी जो कुछ मामलात हैं वो तो खुद मान लिया कि मेरी कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो थी मुल्तान की। जी, तो आधा केस तो उनका वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक। अब बाकी ये है कि इसके ज़रिए सलमान अकरम राजा साहब तो कल हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये रीट्रायल भी हो सकता है। मुझे इतनी जल्दी नज़र नहीं आता ऐसे होता हुआ, लेकिन बहरहाल हमें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। 23 तारीख को वो उसका कोई अगला स्टेप है। ठीक। निज़ामी साहब, ये सारे मामलात तो चल रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा का आपने जिक्र किया, कानूनी माहिरीन जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की कन्विक्शन पे क्या असर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब आज खासे गरजे हैं असम्बली के अंदर और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बयानात और ये कॉन्फिडेंस वापस आता जा रहा है। क्या अब ये सारी जमात एक लाइन पे क्लियर हो गई है कि हमने मज़ामत करनी है, रेजिस्टेंस करनी है? वो जो मयाना रवि और बुर्दबारी वाली लाइन थी, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब वो ख़त्म हो गई? आहिस्ता आहिस्ता वो लाइन पिटती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब साइड लाइन पे होते जा रहे हैं। पार्टी को वर्चुअली मरियम टेक ओवर करती जा रही है और शहबाज शरीफ साहब अपनी कमज़ोर मिलानी तबाह की वजह से
मार खाते जा रहे हैं। देखिए ना, अगर वो असर्ट ही नहीं कर सकते अपने आप को, भैया आप अपनी भतीजी को कहें कि ये पॉलिसी गलत है, लेकिन उनमें ज़रूरत नहीं है कहने की, क्योंकि भतीजी जो है अब्बाजान से आशीर्वाद लेके आती हैं। जी जी। इस सूरत में जो हार्ड लाइन है वो लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता कबूल करने पर मजबूर हो जाएगी। अब ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ की पहले कोई इतनी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निजामी साहब, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। वगैरह ये लोग जो हैं उधर ही आके इकट्ठे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ नवाब का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।